नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट महाराष्ट्र के रियल एस्टेट मार्केट से कैसे अलग है। पर्टिकुलरली जो मैं एग्जांपल्स दूंगा गुड़गांव नोएडा वर्सेस मुंबई एंड पुणे का, वैसे ये चीज़ें काफ़ी हद तक एप्लीकेबल बेंगलोर के लिए भी होंगी। आजकल जब बहुत ज़्यादा वर्चुअल क्लोजिंग्स होने लगी हैं और दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं मुंबई और पुणे में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं और जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे हैं दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर के। इन दोनों ही केसेस में मैंने पाया है कि लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। मैंने पुणे में भी प्रोफेशनली काम किया है और गुड़गांव में आज हूँ ही, तो दोनों ही मार्केट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यस, मेरा यूट्यूब चैनल है, भरी हुई हैं इस तरीके की वीडियोस, चाहे लोकेलिटी के रिव्यूज़ हों, चाहे किसी प्रोजेक्ट का रिव्यूज़ हों या एजुकेशनल वीडियोज़ हों। पुणे को लेकर के मैंने काफ़ी कम बात की हुई है, इनफैक्ट मुंबई को लेकर के भी मैंने काफ़ी कम बात हुई है। बट एलीट मेंबर्स के सेशंस में इनफैक्ट एक डेडिकेटेड सेशन है और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से वहाँ पर मैं सहायता ज़रूर करता हूँ। बट आज हम इस कंपैरिजन को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अथॉरिटीज़ एंड गवर्नेंस को लेकर के। महाराष्ट्र का रेरा काफ़ी स्ट्रेंथेंड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी अपने अंडर मॉनिटर किए हैं। इस एक्सपीरियंस की वजह से जो एंड यूज़र फ्रेंडली या होम बायर फ्रेंडली अप्रोच है वो साफ साफ दिखती है। एट द सेम टाइम दे आर फेमिलियर और दे आर फ्रेंडली विद बिल्डर्स एज वेल कि वो एटलीस्ट अपने प्रोजेक्ट्स बना पाएँ ठीक तरीके से। और बाकी स्टेट्स रेरा ने भी बहुत कुछ इनहेरिट किया है महाराष्ट्र रेरा से भी। जैसे उत्तर प्रदेश का रेरा काफ़ी इंस्पायर लगता है महाराष्ट्र रेरा से, बट हरियाणा में ये काफ़ी चीज़ें अभी भी गैप हैं। जिस तरीके का रेरा हरियाणा का होना चाहिए उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखती। ऑल्दो यस, चीज़ें यहाँ पर हाथों हाथ बिक जाती हैं। नेक्स्ट रूल अगर बात की जाए एफएआर को लेकर के, तो यहाँ पर एफएआर फिक्स नहीं है। प्रीमियम एफएसआईज जिसको कहते हैं, बिल्डर खरीद सकता है और ज़्यादा फ्लोर एरिया का पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकता है कुछ बढ़ी हुई कीमतों पर। तो वो कीमतें गवर्नमेंट इसलिए लेती हैं क्योंकि अगर और ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेंगी तो वहाँ पर और ज़्यादा लोग रहेंगे, तो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वाइडनिंग का काम कहें, वाटर सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेजेस वगैरह का काम इन्हेंस किया जाएगा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस वजह से वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट प्रीमियम एफएसआईज ऑफ़र करती हैं बढ़ी हुई कीमतों पर। तो लोग वहाँ पर कारपेट एरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि एक्चुअल में कारपेट एरिया वहाँ पर कितना मिल रहा है। इसके उलट अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो एफएसआईज टोटली गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती हैं। अगर उस एरिया का, उस पॉकेट का एफएसआई बढ़ रहा है तो वो हर एक केस में बढ़ेगा। और प्रीमियम एफएसआई खरीदने जैसी चीज़ें दिल्ली एनसीआर के मार्केट में एटलीस्ट नहीं है। एफएसआई इज़ फिक्स, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट एफएसआई यू विल हैव टू पे दैट मच अमाउंट टू द गवर्नमेंट। इससे फ़र्क कारपेट एरिया एंड सुपर एरिया के डिबेट पर पड़ता है। अगर बिल्डर सुपर एरिया पर बेचने जा रहा है और एफएसआई फिक्स है, मतलब 5 एकड़ में अगर वो 500 प्रोजेक्ट्स लाने वाला है तो वो 100 यूनिट पर एकड़ की डेंसिटी फिक्स है। आपका सुपर एरिया टू कारपेट एरिया का रेशियो भी उस केस में फिक्स होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ की एफएसआईज नहीं बढ़ती हैं, और अगर एफएसआईज बढ़ती हैं तो बिल्डर एक्सप्लोर भी कर सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बट उसके लिए एनओसीज चाहिए होंगी जो एग्जिस्टिंग होम बायर्स हैं। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। हीरो होम्स ने किया था, उन्होंने शायद एडिशनल टावर बना भी लिया, काफ़ी ज़्यादा बैकफायर्स भी हुए थे, इस तरीके के केसेस भी हैं। बट इन 90% ऑफ द केसेस जो एफएसआई शुरू में एलोकेट की गई है उतने ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनते हैं। बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। हो सकता है इनिशियल सैंक्शनिंग 500 यूनिट्स की हो रखी हो, 20 माले की हो रखी हो और उसे एक्सटेंड कर दी जाए 30 माले तक, और ये चीज़ जो अलॉटमेंट लेटर होता है, जो इनिशियल एग्रीमेंट होता है, उसमें ही लिखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग बायर है, दैट पर्टिकुलर बायर इज़ अग्रीइंग टू दैट टर्म। तो इस चीज़ की लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होती, लीगल स्टैंडिंग भी नहीं होती कि अगर कल को वो ऑब्जेक्ट करे इस चीज़ पर, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वैलिड देयर।
दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर डीडीए या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं वो बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया पर चीज़ें बेचती हैं, तो आउटराइटली आकर के ये कहना यहाँ पर सुपर एरिया पर क्यों बिक रहा है, यू कैन लुक एट द डेंसिटी एज वेल। यहाँ की डेंसिटी कंपेयर टू स्पेशली अगर गुड़गांव की बात की जाए कंपेयर टू मुंबई एंड पुणे बहुत कम है। एक्चुअल लग्जरी लिविंग यहाँ के कॉन्डोज ऑफर करते हैं, राइट। द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र में जैसे ही आपको यूनिट एलोकेट हुई, आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके उस डीड को रजिस्टर कराना होता है और ओसी तक आपको इंतज़ार करना होता है। जैसे ही आपको ओसी आ गया, उस चीज़ का फिजिकल पोजीशन मिल गया, तो आप यूनिट अपनी बेच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है विच इज़ कॉल्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जहाँ पर आपको सिर्फ फीस देनी होती है गवर्नमेंट को, कुछ एडिशनल फीस भी आपसे चार्ज की जा सकती है सुविधा शुल्क वगैरह के नाम पर, बट जो किसी भी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट वैल्यू। इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता। महाराष्ट्र में ये चीज़ 6-7-8% प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस जा सकती हैं। इस वजह से लोग वहाँ पर कैंसिलेशन एंड रीसेलिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक मेजर फ़र्क है। दोनों जगह ही ये एग्रीमेंट्स रजिस्टर होती हैं, बस तरीका अलग है। यहाँ पर जो एडिशनल ओवरहेड है वो मिसिंग है, जिस वजह से फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री या अपनी यूनिट को कैंसिल करा करके वापस से किसी को बेच देना डिपेंड करता है कि आपका बिल्डर अलाउ करता है या नहीं करता है। तो इस वजह से जो अंडर कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में रीसेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, बट वहाँ पर बिल्डर स्ट्रगल करता है थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो अपनी यूनिट्स बेच ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे। बायर्स प्रोफाइल, बायर्स के माइंडसेट में क्या फ़र्क है, जो बंदा मुंबई या महाराष्ट्र पुणे से कहीं से भी है और जो बंदा दिल्ली एनसीआर का है, इससे हम डिकोड कर पाएंगे वहाँ के सेलिंग पैटर्न को, वहाँ के प्रेफरेंसेस को, और अगर आप जा रहे हैं खरीदने तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो बायर्स प्रोफाइल पर डिस्कस करते हैं। दिल्ली एनसीआर का होम बायर बहुत ज़्यादा ऑ में रहता है बिल्डर और ब्रोकर के, क्योंकि बिल्डर यहाँ के ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ब्रोकर्स को, इनफैक्ट खुद बायर्स को भी। तो बिल्डर्स यहाँ के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। बट अगर महाराष्ट्र के टर्म में बात की जाए तो वहाँ का बायर काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि उसने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। अगर पिछले 3 से 4 डिकेड की बात की जाए तो उससे वहाँ का बायर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हुआ है और उसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेल कर पाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। इसका रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रम्बल करना भी होता है। जिस तरीके से अथॉरिटीज़ वहाँ पर फंक्शन करनी चाहिए, रोड वाइडनिंग का काम हो, म्यूनसिपाल्टी का काम हो, इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। बिल्डर्स उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो कई बार जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो चीज़ पोजीशन तक बन ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से बायर्स को जो एक्सपेक्टेशन के साथ बेचा गया था वो एट द एंड मीट नहीं होती, और इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे बायर्स के बीच में पास ऑन भी होते रहते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन है महाराष्ट्र के रियल एस्टेट से वहाँ के बायर्स की, वो ओवरनाइट प्राइजेस बढ़ने की नहीं है। वहाँ पर इस तरीके से प्राइजेस नहीं बढ़ते हैं। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस वो हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट से करते आए हैं, ना कि रियल एस्टेट मार्केट से। बट यहाँ के टर्म्स में बात की जाए तो यहाँ का बायर रियल एस्टेट से ओवरनाइट रिटर्न्स, 200% रिटर्न्स इन 24 मंथ्स, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखता है। इस तरीके से बायर्स को पिच भी की जाती हैं। अगर आप फिन इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल देखें तो आपको मुंबई बेस्ड ज़्यादा दिखेंगे और रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स नॉर्थ इंडिया बेस्ड ज़्यादा दिखेंगे। जहां जो बिकता है वहां वो बेचा जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है स्टॉक मार्केट कंपेयर टू रियल एस्टेट। ये भी एक फैक्ट है जो कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन को हटा दें, या अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में कर भी रहे हैं, तो एक अच्छे बिल्डर के साथ एक बेसिक जो चीज़ें हैं ध्यान रखने की अगर आप वो रखें, तो दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में पैसा गंवाना बहुत मुश्किल है। यस, सेम अप्लाइज विद द स्टॉक्स एज वेल। अगर आप अच्छी चीज़ पिक कर रहे हो तो कभी रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मैं और कर लूँगा, ऑल्दो इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको दिख जाएंगी।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस और भी आ जाता है बायर्स प्रोफाइल में। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट के जो बोर्ड्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखते हैं रादर देन महाराष्ट्र या साउथ इंडिया के मार्केट में। और जो एवरेज होम बायर है वहाँ का, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है यहाँ के दिल्ली एनसीआर के सीजन्ड इन्वेस्टर से भी, इनफैक्ट ब्रोकर्स से भी। इस वजह से वहाँ का मार्केट लेस स्पेकुलेटिव भी होता है, रिटर्न्स भी काफ़ी लीनियर होती हैं। अगर 8 से 9% है तो वो हर साल 8 से 9% होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 12 to 15% का रिटर्न भी देखने को मिले। जो मेजर रीज़न है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रम्बल होने का ही है। जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस उन लोगों ने देखे हैं महाराष्ट्र के बायर्स ने, ऐसे भी केसेस हैं कि ब्रिज बन चुका है बट ब्रिज की जो कनेक्टिंग रोड है वो नहीं बनी है। तो ब्रिज बन करके क्या होगा जब आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। रोड वाइडनिंग में जो लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस हैं वो ही कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो रोड्स कैसे वाइड होंगी। नेवर एंडिंग जाम लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर नहीं आते, बट यस, यहाँ पर अथॉरिटीज़ जिस तरीके से लैंड एक्विजिशंस को एग्जीक्यूट करती आई हैं काफ़ी कमेंडेबल है। अगर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, इनफैक्ट गुड़गांव की भी बात करें, तो रोड भले प्रॉपर ना बनी हो बट वो चौड़ी रोड ऑलरेडी पास हो चुकी है और वो जगह भी सामने दिखती है, बट वहाँ पर ऐसा केस नहीं है, राइट। तो इस वजह से भी जो वहाँ का इन्वेस्टर है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलता है, क्योंकि आप बीच में बेच नहीं सकते किसी और बायर को, तो आपको एटलीस्ट उसका पोजीशन लेना होगा। तो पोजीशन लेने के बाद ही फ्लिप करते हैं ऐसे बायर्स को जो नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, डे 1 पर यूज्ड फ्लैट्स में नहीं रहना चाहते। बट यहाँ पर आप 1-2 ट्रांजेक्शन्स बीच में भी देख सकते हैं जब तक कि वो एंड यूज़र तक पहुँचे। ये सारी चीज़ें लेजिटिमेट हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डर डायरेक्टली होम बायर को बेचेगा ऑन पोजीशन तो हो सकता है ये रेट्स अनअफोर्डेबल हो जाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कभी इसको डिटेल में बताऊंगा कि अगर बिल्डर्स फ्रेश लॉन्चेस में चीज़ें ना बेचें और एट द एंड बेचें जब पोजीशन आने वाला हो तो क्या चैलेंजेस आएंगे, राइट। तो बिल्डर पर बात कर लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस बिल्डर्स का भी क्या है। बिल्डर्स ने वहाँ पर अच्छी कंस्ट्रक्शंस की हैं, आइकॉनिक कंस्ट्रक्शंस की हैं। अगर बहुत मेजर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो मुंबई टॉप्स द लिस्ट। जिस तरीके की कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर हुई हैं, आइकॉनिक कंस्ट्रक्शन का हब है मुंबई। इनफैक्ट अब पुणे भी, पुणे में जिस तरीके का कल्चर है स्पेशली टाउनशिप्स का, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउनशिप्स यू कैन फाइंड आउट इन पुणे। और इन टाउनशिप कल्चर से ही काफ़ी लोगों ने इंस्पायर किया है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में भी आए हैं जहां पर बहुत बड़ा लैंड पार्सल होता है और उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में ही सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और वॉकिंग डिस्टेंसेस पर आपके ऑफिसेज वगैरह भी हो सकते हैं ऑन ऑप्शनल बेसिस। इतना बड़ा लैंड पार्सल पुणे में ही था, मुंबई में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता था, बट मुंबई में भी अच्छे डेवलपर्स ने ये सारा काम किया हुआ है। चाहे रुस्तम जी की बात कर लें, हीरानंदानी वगैरह की बात कर लें, यहाँ पर भी इस तरीके के इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स डेवलप हुए हैं वहीं से इंस्पायर होकर के। तो वहाँ के बिल्डर्स ने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से वो आज हम्बल भी हैं। वहाँ के बिल्डर्स फिर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं। यहाँ का बिल्डर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, जैसे कि अगर कोई चीज़ एसपीआर पर लॉन्च हो रही है तो लॉन्च होने से पहले पहले वो पूरी की पूरी रोड बन जाती है, जिससे कि अगर वहाँ पर पोटेंशियल होम बायर आए तो उसे कनेक्टिविटी पूरी मिले। पर महाराष्ट्र की बात करें तो पोजीशन आने के बाद भी वो रोड नहीं बन पाती है। इस वजह से ही इतना दुखड़ा है, राइट। इस वजह से ही वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, क्योंकि वो सेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर सेल्स नहीं भी हुई बहुत ज़्यादा, 30% के सेल्स पर भी वो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ यहाँ के रियल एस्टेट बिल्डर्स पे नहीं है। और नॉर्थ इंडिया का डेवलपर हमेशा ही ये एज रखेगा। इसका रीज़न रीडेवलपमेंट राइट्स का है, क्योंकि जो भी नए प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में लॉन्च हो रहे हैं वो लैंड पार्सल तो ज़रूर ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है आरडब्ल्यूए को, ओनर्स को, बट जो उस पर डेवलपमेंट राइट्स है वो डेवलपर के पास होती है। भले ही 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद वो चीज़ रीडेवलप होगी,
बट बायर्स किसी और बिल्डर को चूज़ नहीं कर सकते फॉर द रीडेवलपमेंट। ये भी एक मेजर फैक्टर है क्योंकि ये फ्यूचर एसेट में काउंट होगा बिल्डर्स के। महाराष्ट्र के केस में ऐसा नहीं है, दे हैव टू ट्रांसफ़र सच राइट्स अलॉन्ग विद द लैंड टू, मतलब वहाँ पे 7/12 कहते हैं, 7/12 करना ही होता है टू द RWA, राइट। डेवलपर्स का इतना इन्फ्लुएंस रखना नॉर्थ इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में होम बायर्स के प्रेफरेंसेस एंड प्रोफाइल की वजह से ही होता है। यहाँ के लोगों को रियल एस्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है, वहाँ के लोगों को स्टॉक से प्यार है। बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि दोनों की बायर प्रोफाइल्स में क्या फ़र्क है। इस फ़र्क की वजह से हम हमेशा देखेंगे कि ये जो गैप है डेवलपर्स प्रोफाइल एंड होम बायर्स का हमेशा ही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने ख़राब होने की वजह से पुणे एंड मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन एमिनिटीज़। यहाँ पर एमिनिटीज़, डेंसिटी, इन सारी चीज़ों पर भी बात की जाती है और हमेशा ही बात की जाती रहेगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया बेस्ड हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं इस पूरी दुनिया में, तो पहला प्रेफरेंस आपका गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली NCR वगैरह ही होना चाहिए। और अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह के आसपास से हैं तो मुंबई एंड पुणे कुड बी अ प्रेफरेंस। बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आज के इस वर्चुअल वर्ल्ड में रियल एस्टेट में कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए कि रियल एस्टेट बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक चीज़ होती है। हर एक एरिया की अपनी एक अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, अलग माइंडसेट होती है। अगर आप हैदराबाद चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस, एग्जीक्यूशन काफ़ी हद तक बदल जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मुंबई एंड गुड़गांव का, और बहुत कुछ सही किया जा सकता है डेवलपर्स और अथॉरिटीज़ के साइड से। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एट द बोथ साइड, एट द बोथ एंड। इस पर कभी और बात कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ के लिए ज्ञान देने में काफ़ी इक्विप्ड किया हो। अगर आप महाराष्ट्र वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिली हो। आपके क्या थॉट्स हैं दिल्ली NCR मार्केट, पुणे मुंबई मार्केट, बेंगलोर मार्केट, हैदराबाद मार्केट पर? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसे भी नीचे लिखें। वहाँ के ब्रोकर से बात करने में, यहाँ के ब्रोकर से बात करने में, वहाँ के बिल्डर्स से इंटरेक्शन में, यहाँ के बिल्डर्स से इंटरेक्शन में, प्लीज़ मेक इट मोर इंटरेक्टिव। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए, स्पेशली जिसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हों या मैं जहाँ पर इनपुट दे सकता हूँ, राइट। बाकी अगर आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन लेना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मे बी एक जूम कॉल पर, एक जूम सेशन के माध्यम से, तो नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उसे एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर हम मिलेट मेंबर्स के लिए क्लासेस के साथ साथ Q&A सेशंस भी रखते हैं जिससे कि आप और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आपके क्या थॉट्स हैं जैसा कि मैंने कहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।